पहले हम हेनरी पैपिलॉन को देखते हैं, जिसे फ्रांस का हर एक नागरिक जानता है। लोगों की नजरों में वह एक सीधा साधा और शरीफ इंसान है, लेकिन पैपिलॉन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शातिर चोर है। एक दिन पैपिलॉन एक अमीर आदमी के घर में चोरी करके करोड़ों के हीरे चुरा लेता है और खिड़की के रास्ते नीचे उतर आता है। इसके बाद वह सीधे क्लब में जाता है, जहाँ उसका बॉस उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल पैपिलॉन अकेले चोरी नहीं करता था, बल्कि इस काम में उसका बॉस भी उसकी मदद किया करता था। और अगर कभी पैपिलॉन चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उसका बॉस उसे जेल जाने से बचा लेता था। पैपिलॉन चुराए हुए हीरों का आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। वहां वह देखता है कि उसका बॉस एक आदमी को बुरी तरह पीट रहा है और पैपिलॉन से कहता है, जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही अंजाम होगा। असल में जिस आदमी की पिटाई हो रही थी, उसने चोरी के पैसों में से कुछ हिस्सा अपने पास छिपा लिया था। इसी वजह से उसे सजा दी जा रही थी। इसके बाद बॉस कहता है, तो बताओ मेरे लिए क्या लाए हो। तब पैपिलॉन चुराए हुए हीरे उसके सामने रख देता है। हीरों को देखकर बॉस बहुत खुश हो जाता है। मजाक में वो पैपिलॉन से पूछता है, कहीं तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो नहीं छिपाया। इस पर पैपिलॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुनकर बॉस जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद पैपिलॉन क्लब से निकलकर सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जिसका नाम नैनेट है। वह उसे हीरों का एक खूबसूरत हार और कुछ कीमती हीरे दे देता है। इसका मतलब साफ था कि पैपिलॉन ने भी अपने बॉस को धोखा देकर कुछ हीरे अपने पास रख लिए थे। लेकिन बॉस का एक आदमी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। दरअसल बॉस ने उसे पैपिलॉन पर नजर रखने के लिए भेजा था। वह अपनी आंखों से पैपिलॉन को नैनेट को हीरे देते हुए देख लेता है। हालांकि पैपिलॉन को इस बात की कोई खबर नहीं थी और दोनों अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो नैनेट पैपिलॉन से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं गाँव वापस जाना चाहती हूँ। इस पर पैपिलॉन कहता है, गाँव में कुछ नहीं रखा, मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं गाँव के सारे लोग मिलकर भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। नैनेट उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है। तब पैपिलॉन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दो, मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पैपिलॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पैपिलॉन को लगता है कि शायद मकान मालिक किराया लेने आया होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, कई पुलिस वाले अंदर घुस आते हैं और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल उन पुलिस वालों को पैपिलॉन के बॉस ने ही भेजा था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि पैपिलॉन ने उसके साथ धोखा किया है। पैपिलॉन बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन नैनेट उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि उस पर एक आदमी के कत्ल का आरोप लगाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। असल में जिस आदमी को उसके बॉस ने पीटा था, बाद में उसका कत्ल हो गया था और उसका इल्जाम पैपिलॉन पर डाल दिया गया था। नैनेट उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें जल्द ही यहाँ से छुड़ा लूंगी। लेकिन पैपिलॉन जवाब देता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, मेरे बॉस ने ही मुझे फंसाया है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, पुलिस मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने पुलिस को रिश्वत देकर मुझे जेल में डलवाया है, कोई वकील भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, अब मुझे खुद ही इस जेल से भागना होगा। इसके बाद पैपिलॉन कहता है, जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया है। उसी समय जूलियट नाम का एक कैदी उससे कहता है, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सभी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। वहां उन्हें जेल की वर्दी पहनाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहां बहुत सारे कैदी मौजूद थे, लेकिन जूलियट पैपिलॉन को एक खास आदमी की तरफ इशारा करते हुए बताता है, उस आदमी का नाम लुइस है, वह करोड़पति है। जेल आने से पहले वह करोड़ों के नकली नोट और दस्तावेज तैयार करता था और आज भी उसके पास बहुत सारा पैसा मौजूद है। फिर जूलियट कहता है, लेकिन यह यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जेल के बेरहम कैदी इसके पैसों के लिए इसे मार डालेंगे। मेडिकल जांच के बाद सभी कैदियों को शहर के रास्ते जेल ले जाया जाता है। रास्ते में लुइस की पत्नी एक वकील के साथ उसे मिलने आती है और उसे दिलासा देती है। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, हमारा वकील कुछ ही हफ्तों में तुम्हें जेल से बाहर निकलवा देगा। इसके बाद सभी कैदियों को समुद्र के बीच बनी एक खतरनाक जेल में ले जाया जाता है। जब सभी कैदी जहाज में बैठ जाते हैं तो पैपिलॉन सीधे लुइस के पास पहुंचता है और कहता है, इस जेल में बहुत से खतरनाक कैदी हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, क्योंकि वे तुम्हारे पैसों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। मैं दिन रात हर वक्त तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। यह सुनकर लुइस जवाब देता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस और गार्ड मौजूद हैं। लेकिन उसका यह भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था, क्योंकि वह अभी तक जेल की असली दुनिया से बिल्कुल अनजान था। जैसे ही जेल में रात होती है, सभी कैदी सो जाते हैं। आधी रात के समय लुइस की आंख खुल जाती है
और वह देखता है कि एक खूंखार कैदी उसके पास लेटे हुए एक कैदी की हत्या कर देता है और उसके पास जो पैसे थे वे भी लूट लिए जाते हैं। लूटे हुए पैसों में से कुछ पैसे वह वहीं एक तरफ रख देता है। कुछ देर बाद वहां एक गार्ड आता है और बचे हुए पैसे उठा लेता है। ये सब देखकर लुइस बहुत डर जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि पेपिलोन सही कह रहा था, यहाँ उसकी जान को भी खतरा है। वह सोचता है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, यहाँ के गार्ड भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुइस सबसे पहले पेपिलोन के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम मेरी हिफाजत करोगे। पेपिलोन खुश हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वह लुइस से कहता है, जिस दिन मैं इस जेल से भागूंगा उस दिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लुइस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मेरी पत्नी मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। ये सुनकर पेपिलोन कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें यहाँ से कभी नहीं छुड़ाने वाली। ये कहकर पेपिलोन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाती है। हम देखते हैं कि वही खतरनाक कैदी लुइस की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि वह कैदी लुइस को मार पाता, पेपिलोन पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। शोर सुनकर सभी कैदी जाग जाते हैं और गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले गार्ड सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं। जब वे पेपिलोन के हाथ देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उसी ने उस कैदी को पीटा है, जिसकी वजह से पेपिलोन को सजा मिलती है। पेपिलोन को उल्टा लटकाकर जंजीरों में बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। पेपिलोन सोच रहा था कि उसके बिना लुइस जेल में जिंदा कैसे रहेगा, लेकिन जब वह अपनी सजा पूरी करके वापस आता है तो देखता है कि जिस कैदी को उसने पीटा था उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई लुइस को छूने की। कुछ समय बाद सभी कैदियों को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका वार्डन बहुत ही जालिम होता है और यह जेल एक गुप्त जगह पर बनी हुई थी जहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। फिर सभी कैदियों को मैदान में खड़ा करके वार्डन कहता है, मुझे पता है कि तुम में से बहुत से कैदी यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं तुम्हें भागने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से भागते समय मेरे गार्डों को कैदियों को मारने में बहुत मजा आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे 2 गार्ड 24 घंटे तुम पर नजर रखेंगे और तुम उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। एक तरफ यहाँ का घना जंगल है जहाँ तुम भूख और प्यास से मर जाओगे, और अगर किसी तरह जंगल पार भी कर लिया तो दूसरी तरफ समुद्र है जिसमें खतरनाक शार्क मछलियां हैं जो तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की और पकड़े गए तो तुम्हें 2 साल तक डेथ सेल में रखा जाएगा। दूसरी बार कोशिश की तो 5 साल, और अगर किसी ने किसी गार्ड की जान ली तो उसे सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है। जेल में जगह कम होने की वजह से कई कैदियों को एक ही सेल में रखा जाता है। पेपिलोन देखता है कि इस जेल के कैदी बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वह लुइस से कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, कुछ महीनों बाद कैदियों को खदान में काम करने के लिए ले जाया जाता है, जिनमें लुइस और पेपिलोन भी शामिल होते हैं। वहां उन्हें भारी पत्थर उठाने का काम करना पड़ता है, लेकिन तभी एक समस्या हो जाती है। काम करते समय लुइस के पैसे गिर जाते हैं। वह तुरंत पेपिलोन को बताता है। पेपिलोन भी फौरन पैसे ढूंढने लगता है, क्योंकि जेल से निकलने का यही एक रास्ता था। कुछ देर तलाश करने के बाद पेपिलोन को पैसे मिल जाते हैं और वह सारे पैसे लुइस को वापस कर देता है। ये देखकर लुइस हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पेपिलोन पैसे लौटाएगा। उसी दौरान लुइस देखता है कि उसके पास ही एक कैदी की मौत हो चुकी है और गार्ड ने खाना उसकी लाश पर रख दिया है। तभी सेलर नाम का एक कैदी उस मृत कैदी का खाना उठा लेता है और उसका आधा हिस्सा पेपिलोन को दे देता है। यह देखकर लुइस वहां से जाने लगता है। तब पेपिलोन उसे भी थोड़ा खाना दे देता है। अब दिन का काम खत्म हो जाता है और सभी को वापस जेल ले जाया जाता है। वापसी के दौरान पेपिलोन देखता है कि एक ट्रॉली कीचड़ में फंसी हुई है, जिसमें कुछ लड़कियां बैठी हैं, और उन लड़कियों को हैरी नाम का आदमी वार्डन के लिए लेकर आया होता है। गार्ड कैदियों से कहता है, इनकी ट्रॉली को कीचड़ से निकालने में मदद करो। पेपिलोन को हैरी से बात करने का मौका मिल जाता है। वह उससे कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। हैरी उसकी बात सुनकर वार्डन को बुलाने लगता है। यह देखकर पेपिलोन तुरंत $4000 की पेशकश करता है। यह सुनकर हैरी मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हें जेल से निकालने के पूरे $5000 लूंगा। पेपिलोन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मान जाता है। हैरी कहता है, मैं यहाँ 3 दिन तक रुकूंगा। 3 दिन बाद तुम जेल की पश्चिमी दीवार के पास पहुंच जाना। अगर तुम वहां आ गए तो मैं तुम्हें इस समुद्र के पार ले जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। सभी कैदी वापस जेल पहुंच जाते हैं। रात के समय जेल का सायरन बजने लगता है। पेपिलोन को पता चलता है कि एक कैदी जेल से भाग गया है। ये सुनकर उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। अगले दिन पेपिलोन नहा रहा होता है और उसके साथ लुइस भी होता है। तभी कुछ कैदियों को पता चल जाता है कि लुइस के पास बहुत सारे पैसे हैं। वे कैदी लुइस को मारने के इरादे से
उसकी तरफ बढ़ते हैं। पैपिलॉन समझ जाता है कि वे लोग लुइस को मारने आए हैं। वह उनसे भिड़ जाता है और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। लुइस चुपचाप ये सब देख रहा होता है। लड़ाई के बाद पैपिलॉन को भी काफी चोटें लग जाती हैं। अगले दिन वार्डन सभी कैदियों को एक लाइन में बैठाकर कहता है, मैंने तुम सबको कुछ नियम बताए थे, लेकिन तुम में से एक कैदी ने उन नियमों को तोड़ दिया है। दरअसल जो कैदी एक दिन पहले भागा था उसे पकड़ लिया जाता है और भागने से पहले उसने एक गार्ड की हत्या कर दी थी। पैपिलॉन देखता है कि वार्डन जिस कैदी की बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि जूलियट है। नियमों के मुताबिक वार्डन सभी कैदियों के सामने जूलियट का सिर काट देता है। ये देखकर सभी कैदी दहशत में आ जाते हैं। इसके बाद वार्डन पैपिलॉन की तरफ इशारा करके कहता है, जूलियट की लाश को जंगल में दफना कर आओ और मदद के लिए एक कैदी को अपने साथ ले जाओ। पैपिलॉन लुइस को चुनता है और दोनों एक गार्ड के साथ जूलियट की लाश लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। काफी देर तक लाश उठाने की वजह से लुइस बहुत थक जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। एक गार्ड उसे हंटर से मारना शुरू कर देता है और लाश उठाने के लिए कहता है, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानता। गार्ड फिर से उसे हंटर से मारने लगता है। ये देखकर पैपिलॉन से रहा नहीं जाता। वह तुरंत एक पत्थर उठाता है और गार्ड के सिर पर दे मारता है, जिससे गार्ड जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद पैपिलॉन जंगल की तरफ भाग जाता है। दूसरे गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए पैपिलॉन एक नदी में छलांग लगा देता है और गार्डों से काफी दूर निकल जाता है। आखिरकार वह जेल की पश्चिमी तरफ खड़े हैरी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। पैपिलॉन हैरी से कहता है, मुझे जल्दी से यहाँ से दूर ले चलो। हैरी जवाब देता है, पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पैपिलॉन कहता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे फ्रांस पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इतने डॉलर दूंगा जितने तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ये सुनकर हैरी जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल हैरी ने पैपिलॉन को धोखा दिया होता है। पैपिलॉन देखता है कि उसके चारों तरफ गार्डों ने उसे घेर लिया है। हैरी हंसते हुए पैपिलॉन से कहता है, मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे $5000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से दूर नहीं ले जाता, क्योंकि वार्डन मुझे तुम्हारे जैसे कैदियों को पकड़वाने के 2 गुने पैसे देता है। गार्ड पैपिलॉन को पकड़कर वापस जेल ले आते हैं और सीधे वार्डन के सामने पेश कर देते हैं। वार्डन उससे कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। भागते समय जिस गार्ड पर तुमने हमला किया था वह मरा नहीं है। अगर वह मर जाता तो तुम्हारी मौत भी तय थी। फिर वार्डन कहता है, नियमों के मुताबिक तुम्हें 2 साल डेथ सेल में बिताने होंगे। इसके बाद पैपिलॉन को डेथ सेल में भेज दिया जाता है। पैपिलॉन देखता है कि यह एक बहुत छोटी सी जगह है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। यहां उसे पूरे 2 साल तक न किसी से मिलने दिया जाएगा और न ही किसी से बात करने की इजाजत होगी। शुरुआत के कुछ दिन तो वह किसी तरह गुजार लेता है, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। ये देखकर पैपिलॉन पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक गार्ड उसके सेल में आता है। दोस्तों, ये वही गार्ड था जिसके सिर पर भागते समय पैपिलॉन ने पत्थर मारा था। वह पैपिलॉन की बेरहमी से पिटाई करता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से वह अपनी आवाज तक भूल चुका था। एक दिन एक गार्ड उसके सेल में एक बाल्टी रख जाता है, जिसमें एक नारियल और उसके साथ एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा था कि यह नारियल उसके दोस्त लुइस ने भेजा है। कई दिनों बाद अच्छा खाना खाकर पैपिलॉन बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगती है और उसके शरीर में फिर से ताकत लौट आती है। खुद को फिट रखने के लिए वह सेल के अंदर ही व्यायाम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके ये अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते, क्योंकि वार्डन को शक हो जाता है कि इतनी खतरनाक जगह में रहने के बावजूद पैपिलॉन पहले से ज्यादा स्वस्थ कैसे हो रहा है। एक दिन जब नारियल वाली बाल्टी उसके सेल में रखी जाती है तो वह नारियल उठाने ही वाला होता है कि तभी एक गार्ड बाल्टी वापस खींच लेता है और उस गार्ड को मार दिया जाता है जो नारियल पैपिलॉन तक पहुंचाता था। इसके बाद वार्डन सेल में आता है और पूछता है, ये नारियल तुम्हें कौन पहुंचाता था? लेकिन पैपिलॉन कुछ नहीं बताता। वार्डन उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी और भी मुश्किल बना दूंगा। फिर भी पैपिलॉन चुप रहता है। इसके बाद उसका खाना पीना आधा कर दिया जाता है। कुछ महीनों बाद वार्डन फिर उससे मिलने आता है और कहता है, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए ताजा सूप लेकर आया हूँ। बस उस कैदी का नाम बता दो, यह सूप तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पैपिलॉन फिर भी कुछ नहीं बोलता। वह सूप खुद पीने के बजाय चम्मच से वार्डन के मुंह में डालने की कोशिश करता है। यह देखकर वार्डन गुस्से से भर जाता है। जाते जाते वह गार्ड से कहता है, इसके सेल की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब पैपिलॉन के लिए जिंदा रहना और भी मुश्किल हो जाता है। उसे न दिन का पता चलता है
और न रात का। उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जाती है और उसे अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। इस जिंदगी से तंग आकर वह खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है। दिन ब दिन वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। आखिरकार डेथ सेल में उसके 2 साल पूरे हो जाते हैं। इन 2 सालों में उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिखर चुकी थी। जब गार्ड उसे सेल से बाहर निकालते हैं तो वह इतना कमजोर हो चुका होता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। गार्ड उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहीं लोइस उससे मिलने आता है। पढ़ा लिखा होने की वजह से लोइस वार्डन के लिए काम करता था और वार्डन भी उससे खुश रहने लगा था। जब वह पेपिलोन को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह माफी मांगते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। फिर वह कहता है, तुम सही कहते थे कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने उसी वकील से शादी कर ली जो मुझे जेल से बाहर निकालने वाला था। यह सुनकर पेपिलोन हंस पड़ता है। यहीं लुइस को पता चलता है कि पेपिलोन पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। लुइस उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतनी सख्ती सहन नहीं कर पाता और वार्डन को सब कुछ बता देता। पेपिलोन जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यह सब सहन नहीं कर पाओगे। फिर लुइस कहता है, हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त साथ हो तो हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वह पेपिलोन को सेलर नाम के उस कैदी के बारे में बताता है जिसने कभी उसे आधा खाना दिया था। लुइस कहता है, उसने जेल से भागने के लिए एक नाव का इंतजाम कर लिया है और रविवार को वार्डन और सभी गार्ड एक फिल्म देखने वाले हैं। जब वे फिल्म देखने में व्यस्त होंगे तब हमारे पास भागने का सबसे अच्छा मौका होगा। बातों के दौरान ही पेपिलोन अचानक लुइस पर हमला कर देता है ताकि डॉक्टरों को लगे कि उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है और वे उसे बेहोश करने वाली गोलियां दे दें। और ठीक वैसा ही होता है। जब डॉक्टर उसे बेहोशी की गोली देते हैं तो वह उसे निगलता नहीं बल्कि चालाकी से अपने मुंह में छिपा लेता है। पेपिलोन इन गोलियों को इकट्ठा कर रहा होता है। रात के समय वह सैम नाम के एक कैदी के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दरअसल जेल के जिस गार्ड के पास सभी लॉकरों की चाबियां थीं, वह सैम को पसंद करता था। इसलिए पेपिलोन उसे अपना पूरा प्लान समझाता है। वह कहता है, रविवार को हम इस जेल से भागने वाले हैं। उस दिन तुम्हें किसी भी तरह उस गार्ड का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुराकर हमें देनी है। सैम उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सेलर भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। उसने जेल के बाहर एक नाव का इंतजाम कर रखा था। अब सिर्फ नाव वाले को पैसे देने थे। लुइस उसे पैसे दे देता है। पेपिलोन लुइस को एक माचिस की डिब्बी में नींद की गोलियां देकर कहता है, जब रविवार को वार्डन और उसके गार्ड फिल्म देख रहे होंगे तब उनकी ड्रिंक्स में ये गोलियां मिला देना। इससे सब बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने में आसानी होगी। लुइस गोलियां लेकर अपने सेल की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक कैदी उस पर हमला कर देता है और गोलियां छीन लेता है। पेपिलोन चुपचाप ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि लुइस उसके बिना इतने साल जेल में जिंदा कैसे रहा। लेकिन तभी लुइस अचानक उस कैदी के हाथ को जोर से काट लेता है, जिससे वह गोलियों वाली डिब्बी छोड़ देता है। यह देखकर पेपिलोन बहुत खुश होता है। अब लुइस पहले जैसा कमजोर और डरपोक नहीं रहा था। दोस्तों, आखिर वह दिन आ जाता है जिस दिन इन्हें जेल से भागना था। रात होते ही चारों अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब वार्डन, गार्ड और बाकी कैदी फिल्म देखने में व्यस्त होते हैं तब लुइस नींद की गोलियां ड्रिंक्स में मिलाकर गार्डों को परोस देता है। दूसरी तरफ सैम चाबियां हासिल करने के लिए गार्ड को वॉशरूम में ले जाता है, जहां सेलर और पेपिलोन पहले से मौजूद होते हैं। बाहर वार्डन और गार्ड मजे से फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म के शोर का फायदा उठाकर पेपिलोन गार्ड के सिर पर हमला करता है और उसकी चाबियां छीन लेता है। गार्ड तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर दूसरे गार्ड को शक हो जाता है और वह जांच करने ऊपर आता है, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, नशीली गोलियों के असर से वह भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में बाकी गार्ड भी बेहोश हो जाते हैं। अब इनके पास भागने का सबसे अच्छा मौका था। प्लान के मुताबिक चारों जेल से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और जेल की बिजली चली जाती है। काफी मुश्किलों के बाद वे जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। वहां से सभी एक एक करके दीवार के पार छलांग लगा देते हैं। अभी लुइस छलांग लगाने ही वाला होता है, तभी जेल की लाइटें वापस आ जाती हैं। लुइस फिर भी दीवार से कूद जाता है, लेकिन गलती से एक बड़े पत्थर पर गिर पड़ता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। वह खड़ा तक नहीं हो पाता। सेलर कहता है, ये तो भाग भी नहीं पाएगा, इसे यहीं छोड़ दो, हमें जल्दी निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन पेपिलोन उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वह सैम के साथ मिलकर लुइस को उठाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन जंगल में अचानक एक आदमी उन पर बंदूक तान देता है। पेपिलोन और उसके साथी डर जाते हैं कि शायद अब वे पकड़े गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये वही नाव वाला आदमी था जो इन्हें लेने आया था। इसके बाद सभी नाव पर बैठकर जेल से दूर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। नाव बहुत छोटी थी और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। सेलर कहता है, नाव का वजन कम करना होगा। लुइस घायल है, अगर यह समुद्र पार भी कर गया तो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए इसे नाव से नीचे उतार दो
वरना हम सब डूब जाएंगे। लेकिन पैपिलॉन इस बात से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर सेलर लुइस पर हमला कर देता है, लेकिन पैपिलॉन तुरंत उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सेलर पैपिलॉन पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी पीछे से लुइस चाकू से उस पर वार कर देता है। वार इतना गहरा होता है कि सेलर की मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी लाश समुद्र में फेंक दी जाती है। लुइस ये सब नहीं करना चाहता था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी की जान ली थी। पैपिलॉन उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम उसे नहीं मारते तो वह तुम्हें मार देता। इसके बाद कहानी में एक और बड़ी मुसीबत आती है, समुद्री तूफान। तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनकी नाव तबाह हो जाती है। सब लोग बड़ी मुश्किल से खुद को डूबने से बचाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम पैपिलॉन को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक जजीरे पर पाता है। दरअसल रात के तूफान की वजह से ये लोग इस जजीरे तक पहुंच गए थे। ये तीनों गांव वालों को बेहोशी की हालत में मिले थे। जब पैपिलॉन बाहर आता है तो उसकी मुलाकात एक नेक औरत से होती है जिसका नाम कैटरीन होता है। पैपिलॉन उससे पूछता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? कैटरीन जवाब देती है, फिक्र मत करो, वो सब ठीक है। कैटरीन जानती थी कि ये तीनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। पैपिलॉन समंदर में जाकर नहाता है और काफी सुकून महसूस करता है। इसके बाद वह लुइस के पास जाता है और कहता है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें फ्रांस जाना होगा क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि हम कैदी हैं। लेकिन लुइस और सैम वहां से जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद पैपिलॉन अकेला ही वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वह पुलिस वालों को देख लेता है जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। पैपिलॉन तुरंत भागकर लुइस के पास वापस आता है और कहता है, भाई पुलिस आ गई है, जल्दी से भागो। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उनके सामने ही सैम को गोली मार देती है। लुइस पैपिलॉन से कहता है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मुझे छोड़कर भाग जाना चाहिए था। और तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को खबर देने वाली कोई और नहीं बल्कि कैटरीन थी। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और वापस जेल ले आती है। नियमों के मुताबिक अब पैपिलॉन को डेथ सेल में 5 साल बिताने होंगे। सीन शिफ्ट होता है। 5 साल बाद हम पैपिलॉन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। पैपिलॉन अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। उससे मिलने जेल का वार्डन खुद आता है और कहता है, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनमें तुम्हारी जैसी सहन शक्ति हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन पैपिलॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद गार्ड्स पैपिलॉन को एक दूसरी खतरनाक जेल में छोड़ने ले जाते हैं। ये एक ऐसी जेल थी जो समंदर के बीच एक पहाड़ी पर बनी हुई थी, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और यहाँ कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई गार्ड भी मौजूद नहीं होता था। गार्ड सिर्फ हर हफ्ते थोड़ा राशन देने आते थे। जब पैपिलॉन वहां पहुंचता है तो देखता है कि आधे से ज्यादा कैदी पागल हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पैपिलॉन की मुलाकात अपने दोस्त लुइस से पूरे 5 साल बाद होती है। वार्डन ने लुइस को भी इसी जेल में भेज दिया था। लुइस पैपिलॉन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। इस जेल में कुछ महीने बिताने के बाद पैपिलॉन समंदर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। पैपिलॉन समंदर में एक नारियल फेंकता है, लेकिन वह पानी में डूबता नहीं। ये देखकर पैपिलॉन लुइस से कहता है, यहाँ नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, हम इन नारियलों की एक बड़ी राफ्ट बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। लुइस उसका प्लान सुनकर मान जाता है। इसके बाद दोनों नारियलों को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं। जब सारी बोरियां तैयार हो जाती हैं, तो दोनों पहाड़ी के किनारे पहुंच जाते हैं। पैपिलॉन बोरियों को बांधकर एक राफ्ट तैयार करता है और उसे समंदर में छोड़ देता है। नारियलों से बनी हुई राफ्ट पानी पर तैरने लगती है। तभी लुइस पैपिलॉन से कहता है, मैं यहीं रहूंगा, बाहर की दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरा घर। ये सुनकर पैपिलॉन लुइस को जोर से गले लगाता है, फिर आखिरी बार उसे अलविदा कहता है और समंदर में छलांग लगा देता है। लुइस देखता है कि पैपिलॉन पानी से बाहर नहीं आ रहा। वह घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पैपिलॉन डूब तो नहीं गया। लेकिन कुछ देर बाद पैपिलॉन पानी से बाहर निकल आता है और लुइस को आवाज देता है। फिर वह राफ्ट पर सवार हो जाता है। यह देखकर लुइस बहुत खुश होता है, लेकिन उसके चेहरे पर पैपिलॉन से बिछड़ने का दर्द भी साफ दिखता है। सीन शिफ्ट होता है। पैपिलॉन आजाद होने के बाद अपनी जिंदगी का सफर जारी रखता है और एक बुक पब्लिशर के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। पब्लिशर पैपिलॉन की कहानी सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी जिंदगी पर एक किताब पब्लिश कर देता है। इसके बाद असली पैपिलॉन की तस्वीर दिखाई जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया।